वीरेंद्र जी, चुनाव घोषित हो गए हैं महाराष्ट्र झारखंड के साथ उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ किस तरह का माहौल आपको दिखा? दोनों बड़े दलों की क्या तैयारी है? सीटें कोई बंटवारे का मसला भी फंसा हुआ और मिल्कीपुर का चुनाव भी रुक गया है, तो क्या जानकारी और ऑब्जर्वेशंस आपने महसूस किए? देखिए, 9 सीटों में अगर मिल्कीपुर छोड़ दीजिए तो फिर 4 सीटें समाजवादी पार्टी की थी जिन पर उपचुनाव होगा, 3 भाजपा और 1 पर निषाद पार्टी है, 1 पे आरएलडी है। अब भाजपा आरएलडी को शायद 1 सीट देने की बात कर रही, बाकी 8 पे वो खुद लड़ेगी, ऐसी चर्चा है। हालांकि निषाद पार्टी के अध्यक्ष बैठे हैं, उन्होंने भी अपनी तैयारी कर ली थी पूरी, उनके प्रत्याशी भी लगभग फाइनल हैं पहले से। अब अगर उनको सीट नहीं मिली तो शायद क्या पोजीशन बनेगी ये तो उपचुनाव बताएगा। ब्रजेश जी, जो सपा की 4 सीटें हैं उसमें करहल अखिलेश यादव की सीट थी जी, कटेहरी, कुंदरकी, सीसामऊ, ये चारों सीटें सपा के लिए काफी स्ट्रांग है जातीय आधार पर। लेकिन चूंकि जब उपचुनाव होता है तो वो माना जाता है कि सत्ता का चुनाव है, संगठन, सरकार, संसाधन सब चीजें ज्यादा लगती हैं, तो स्वाभाविक है कि वो चुनाव को पासा पलटने की कोशिश की जाती है। अब ये चारों सीटों में क्या भाजपा सपा से 1-2 सीट छीन पाएगी, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। इस उपचुनाव में अगर आप पूर्वांचल को छोड़ दीजिए और बुंदेलखंड को, तो लगभग पूरा यूपी इन्वॉल्व है, मध्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक ये चुनाव है। अब इरफान सोलंकी जेल में बंद है, उसकी सहानुभूति का फायदा क्या सपा को मिलेगा? लालजी वर्मा की पत्नी को टिकट दिया गया है जी, वहां पर भाजपा बहुत कभी जीती नहीं है, तो ये सब चीजें बताती हैं कि शहर में भाजपा मजबूत है, जैसे गाजियाबाद में है, खैर की सीट है, फूलपुर में लड़ाई तगड़ी होगी, वहां भी लड़ाई बहुत कर रही है, मीरापुर में, मुजफ्फरनगर में सांसद बीजेपी का वो सपा का जीता है, और समाजवादी पार्टी वहां बहुत मजबूत है, उस सीट को अब आरएलडी दोबारा जीत पाएगी कि नहीं। तो ये जो उपचुनाव है, ये भाजपा को जो हरियाणा में आत्मविश्वास बढ़त मिली, उसके इतर अब ऐसा लगता है यहां स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होगा। और ये योगी वर्सेस अखिलेश यादव, स्वाभाविक है कि ये चुनाव होगा, और योगी के लिए ये बहुत प्रतिष्ठा का चुनाव है, क्योंकि लोकसभा की हार के बाद अब वो स्थिति नहीं है कि अगर उपचुनाव में भाजपा हारती है तो फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा, कोई बहाना नहीं बचेगा ये कहने का हम क्यों हारे। लेकिन एक चीज जरूर ये कहूंगा कि हरियाणा की जीत के बाद भाजपा फिर से बहुत मजबूत हुई है, और मोदी और अमित शाह ये दोनों भी बहुत मजबूत हुए हैं पार्टी में और सरकार में, हर जगह। तो ये बात तो आई सब राजनीतिक। फिर बात आती है कि जो एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रहा है, वो 10 उपचुनाव एक साथ नहीं करा सकता, ये कितना हास्यास्पद है। अब बात आती है कि रिट है। ब्रजेश जी, अवधेश प्रसाद जिस दिन सांसद चुन लिए गए और विधायकी से इस्तीफा दे दिया, उस दिन वो सीट अपने आप में, उस पर जो रिट हुई है, उस पर जो मुकदमा हुआ है, उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। चुनाव आयोग को चाहिए था, जिला प्रशासन को चाहिए था कि इसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट को देते और ये रिट अपने आप पहले ही खत्म हो जाती। इसका कोई औचित्य ही नहीं बचा है। अब वो 4 जून से सांसद निर्वाचित है जी। आज 4 महीना बाद बात याद आ रही है कि वो तो रिट, अरे रिट का कोई मतलब है नहीं, जब विधायक नहीं वहां तो रिट के खिलाफ है, तो ये एक बड़ी चूक है। वैसे भाई अनिल दुबे की पार्टी के 10 उंगली घी में है, संसद केंद्र में मंत्री है, यूपी में मंत्री है, भले विभाग हवा महल वाला है लेकिन है तो मंत्री।
अरे आप तो पीछे पड़ गए उनके। एक तो गाजियाबाद खैर में बीजेपी को मजबूत बता दिया, तो स्कोप ही खत्म कर दिया आपने उनका। नहीं, मीरापुर तो लड़ेंगे। और सियासत अब क्या उसमें में भी पत्थर पानी है क्या? मौके पर गच्चा देकर सत्ताधारी दल के साथ संबंध बनाकर जी आरएलडी कंक्लूड करें ने काफी वीरेंद्र जी। कुछ हासिल कर लिया है। जी शायद आज उनके पिताजी जीवित होते जयंत चौधरी के, तो वो भी नाज करते कि उनके बेटे ने अपनी पार्टी को कहां से कहां पहुंचा दिया। 9 विधायक काफी बड़ी चीज होती है। लेकिन एक बात खाली अभी फंसी हुई है कि अजय राय मझवा से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और अखिलेश यादव वहां टिकट बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, क्योंकि वहां ज्योति बिंद का टिकट हो गया है। तो ये अगर खटास पैदा होगी तो यही एक जगह इंडिया गठबंधन में हो सकती है। वैसे मिल्कीपुर में एक हसरत थी भाजपा की कि तुम अयोध्या हराए हो, हम तुम्हें मिल्कीपुर हराएंगे। वो शायद हसरत अधूरी रह गई, या ये कहा जाए ये रणनीतिक भी हो सकती है प्लीज, हाँ। कि आगे अकेले जब चुनाव होगा इस पर जी, तो फिर हम पूरी ताकत लगा के इसको जीतेंगे। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि पता नहीं क्या सियासत में चल रहा हो। जी हम लोग तो खाली अंदाजा लगा सकते हैं। एक चुनाव जैसे घोषित हुआ, एक नेताजी बाबा के पास पहुंचे तो बाबा को हाथ दिखाई, तो बाबा ने कहा कि आपका राशिफल बता रहा है कि आप आगामी कुछ दिनों में ऊंचाई को छुएंगे। तो नेताजी बड़े प्रसन्न हुए। तो बाबा ने कहा कि बेटा ज्यादा खुश न हो, दिवाली आने वाली है, आप ऊंचाई को छूने का मतलब घर के जो जाले और पंखों पर जो गंदगी है उसको साफ करने से समझिए, अभी टिकट की उम्मीद मत करिए। देखो दुबे जी समझ गए जो कहना चाह रहे हो। तो छत के पंखे के जाला साफ करने के लिए आपको ऊंचा बनाया जा सकता है। ओके वीरेंद्र जी। वैसे भाजपा ने मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र में एक मदरसा टीचरों का मानदेय दुगना कर दिया है, एक बहुत बड़ा एक फैसला किया है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है उपचुनाव से, न सरकार गिरेगी न सरकार बनेगी, एक परसेप्शन बनेगा। और जो बात अभी आई कि लोकसभा चुनाव के बाद क्या संविधान वाला मुद्दा और आरक्षण वाला मुद्दा जारी है, अखिलेश यादव ने तो अपने पीडीए पे तो कायम है, लेकिन उपचुनाव का परिणाम जी बीजेपी के लिए बहुत महत्व रखता है, इस बात को हर आदमी समझता है। लेकिन बीजेपी को एक तरफा जीत मिलेगी, इसके लिए बहुत कठिनाई भी है। ये सीटें आसान नहीं है जहां उपचुनाव हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें हैं। वैसे एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, हमको आपको क्या है, भाजपा जीते कांग्रेस जीते सपा कोई फर्क नहीं पड़ता जनता के लिए। वर्तमान दौर की सियासत को देखते हुए बस एक बात कही जा सकती है कि दौरे इलेक्शन में कहाँ कोई इंसान नजर आता है, कोई हिंदू कोई दलित तो कोई मुसलमान नजर आता है, और बीत जाता है जब इलाकों में इलेक्शन का दौर तो रोटी के लिए हर एक शख्स परेशान नजर आता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक और पॉलिटिकल